अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिविल जज एडीजे के एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से गो थ्रू करना है, उसके बैरिक्स को भी समझना है और फिर नेक्स्ट जो हमारा फेज़ आएगा उसके अंदर आपने ख़ुद से कमेंट्री की तरफ बढ़ना है। लेकिन जो हमारे पास माइनर एक्ट्स हैं, इन माइनर एक्ट्स से आपको पता है कि स्क्रीनिंग की हद तक ही क्वेश्चंस आते हैं और इस स्क्रीनिंग को किस तरीके से क्रैक करना है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि माइनर एक्ट्स पर फोकस करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा माइनर एक्ट्स को पढ़ें। जितना ज़्यादा आप माइनर एक्ट्स को पढ़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है लॉ पोर्शन को कवर कर जाएं, सिविल जज या आईडीजे के एस्पिरेंट्स। सेकेंडली, ये जो आपका इंग्लिश का और ये जो आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है, इसमें तो इंग्लिश के पोर्शन में तो मैं सिंपल यही कहूँगा कि सिनोनिम्स एंटोनियम्स हैं, तो उसमें आपकी जो है एक किस्म का लक है और एक आपकी कॉमन सेंस है। और जनरल नॉलेज के लिए ये है कि जो आपकी करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज है और उसके साथ ही साथ जो आपकी पाकिस्तान अफेयर्स है, इस पर आप ग्रिप करें। ठीक है, तो हमारा आज का जो लेक्चर है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस आज हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्रॉस रेफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का क्रॉस रेफरेंस आपको मिलता है सीआरपीसी के अंदर। जब आप सीआरपीसी ओपन करते हैं तो सीआरपीसी को ओपन करने के बाद आपको एक प्रोविज़न इसका मिल जाता है, कौन सा? सेक्शन नंबर 29B। ठीक है, सेकंड प्रोविज़न आपको सीआरपीसी के अंदर मिलेगा 399। ठीक है, सॉरी 497 सब क्लास 1 बेल के बारे में। पहले इनको हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की तरफ। अब जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, इसकी एप्लीकेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अक्सर कॉन्ट्रडिक्शन ये आ जाती है कि क्या एज डिटरमाइन की गई जुवेनाइल की 15 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स या फिर 21 ईयर्स। जब हम फैमिली लॉ की तरफ गए तो फैमिली लॉ ने हमें एक चीज़ बड़ी अच्छी क्लियर की कि जब आप किसी माइनर की कस्टडी लेते हैं, तो जब आप कस्टडी ले रहे हैं, अगर वो 18 साल से कम है तो वो माइनर है। ठीक है, तो वो माइनर है और उसकी कस्टडी ले ली आपने, लेकिन कस्टडी लेने के बाद जो मेंटेनेंस है उस बच्चे की, वो आप कब तक देंगे? जब तक वो माइनर 21 साल का नहीं हो जाता। कितने साल का? 21 ईयर्स एज पर फैमिली लॉज। एक चीज़ हमें ये चीज़ मिली कि जो एज पर फैमिली लॉ कि एक बच्चा मेजर कब होता है? मेजर होता है 18 साल तक, लेकिन उसको 3 साल की और भी रिलैक्सेशन दे दी गई कि 3 साल और भी उसको मेंटेनेंस मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं किसकी तरफ? 29B सीआरपीसी। सेक्शन 29B ज़रा ओपन करें। सेक्शन 29B जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि जब एक माइनर है, स्पेशल और लोकल लॉ से हट के जब भी कोई माइनर होगा, ज़रा आप सीआरपीसी के ओपन करके इसकी जो वर्डिंग है इसको अगर मैं आपके सामने रखूँ तो आपको मज़ीद ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, (29B) जुरिस्डिक्शन इन द केसेस ऑफ जुवेनाइल्स। क्या इसका जो है टाइटल क्या है? जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ जुवेनाइल। जुवेनाइल के केसेस में क्या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है? कह रहा है एनी ऑफेंस अदर देन वन पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिटेड बाय द एनी पर्सन हु एट द डेट व्हेन ही अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो यहाँ पर 29B के अंदर हमें एज बता दी गई 15 ईयर्स। ठीक है, आगे पढ़ें। अब आगे कह रहा है कि स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 8 सब क्लास 1 ऑफ द रिफॉर्मेटरी स्कूल 1897। अब आप रिफॉर्मेटरी स्कूल ओपन करें। रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897। जब हमने रिफॉर्मेटरी स्कूल 1897 को ओपन किया तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से बात लिखी गई थी सेक्शन 8 के अंदर कि जो एज ऑफ जुवेनाइल है वो कितनी है? 15 ईयर्स है। मतलब यहाँ पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है अभी तक। आगे पढ़ते हैं। और इन एनी एरिया इन विच द सेड एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वो एरिया जहाँ पर रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है।
by any other law providing for the custody, trial, punishment of youthful offenders by any magistrate empowered by any or other law exercise all powers conferred thereby। यानी कि इससे हटके फिर आप किसकी तरफ जा रहे हैं, ये आपको खुद ही रेफर कर रहा है स्पेशल लॉ। अब ये स्पेशल लॉ पर रेफर क्या कर रहा है, ये आपको कह रहा है कि आप अगर यहाँ पर कुछ है तो ठीक है, अगर इससे हटके अगर कोई और पनिशमेंट है, कोई और ट्रायल कमेंस करना है, मजिस्ट्रेट करेगा तो वो फिर स्पेशल लॉ के तहत करेगा। स्पेशल लॉ के तहत किस तरीके से करेगा, देखिए कह रहा है कि इज़ नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पर रिफॉर्मेटरी स्कूल एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पर सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं है। सीआरपीसी तो ऑल ओवर पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है, लेकिन रिफॉर्मेटरी स्कूल 1897 क्या पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है या नहीं है, इसकी बहस में हम अभी नहीं जा रहे। लेकिन अगर जहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एरिया विच एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल बाय एनी अदर लॉ, यानी कि वहाँ पर जो कानून एप्लीकेबल होगा उसके तहत आप इसके ट्रायल को कमेंस करवाएंगे, पनिशमेंट उसको दिलवाएंगे। पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई कि जुवेनाइल का जो ट्रायल चलेगा वो मजिस्ट्रेट के सामने चलेगा इस सेक्शन के तहत। फिर सेकंड हमें चीज़ ये क्लियर हुई कि जुवेनाइल की एज कितनी है, 15 ईयर्स है एज पर सीआरपीसी। क्लियर है, बेल की तरफ बाद में आता हूँ। अब यहाँ पर आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट खोलें। जब आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट खोलेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 2 सब सेक्शन बी, सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ज़रा ओपन करें। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के चाइल्ड कौन है, चाइल्ड की एज डिटरमाइन की गई, तो यहाँ पर बता दिया गया 18 ईयर्स। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई 15 ईयर्स में और 18 ईयर्स में, 3 साल का फ़र्क आ गया। अब इस 3 साल के फ़र्क को किस तरीके से दूर किया जाएगा, कोई बता सकता है? 3 साल के फ़र्क को किस तरीके से हम दूर करेंगे, बड़ा ही आसान है। देखें, जब आप पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है, यानी कि कानून की तशरीह, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, किसी भी स्टैट्यूट की तशरीह, या फिर आप इसके साथ कंट्राडिक्शन इसके साथ मिला लें जर्नल क्लॉजेज एक्ट को। अब जर्नल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक जगह पर यह बात लिखी गई है कि जहां पर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ, जनरल लॉ कौन सा है हमारे पास, सीआरपीसी, स्पेशल लॉ कौन सा आ गया हमारे पास, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। अब जहां पर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ आएगा तो दोनों में से कौन सा लॉ सुपरसीड करेगा, वेयर द जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ कॉन्ट्राडिक्ट्स, सो देयर द स्पेशल लॉ ऑलवेज सुपरसीड द जनरल लॉ। आ रही बात समझ में? तो जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ईयर्स की कि 15 ईयर्स 18 ईयर्स, 15 ईयर्स बताया हमें सीआरपीसी ने, 18 ईयर्स हमें बता दिया जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ने, जो कि एक स्पेशल लॉ है। सो डेफिनेटली बात है कि आप किसको तरजीह देंगे, आप देंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट को, तो 18 ईयर्स क्लियर हो गया। अब सेकंड प्रोविजन पढ़ते हैं 497 सब क्लास 1। जब आप 497 को ओपन करते हैं तो जस्ट वेट अ मिनट, पढ़ें अगर किसी को मिल रहा है। सेंटेंस ऑफ ऑफेंस, सेंटेंस अनदर ऑफेंस। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हमें बता रहा है, $497, when any person accused in any non-bailable offences is arrested or detained without warrant of any officer in charge of the police station or appears brought before the court, he may be released on bail। अब यहाँ पर बेल के बारे में बात कर रहा है कि बेल किस किस कंडीशन में आप जो है रिलीज़ करवा सकते हैं उसको। पहले तो नॉन बेलेबल का बताया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर किस तरीके से रिलीज़ करवाया जाएगा। फिर फर्दर प्रोवाइडेड डेट वेयर द वुमेन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस इज अक्यूज बेलेबल फॉर गोइंग प्रोविजन शी शैल बी रिलीज 6 months, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और एनी वुमेन और अ सिक इन्फेम। अब यहाँ पर फिर जो हमारे पास
एक्सेप्शन है 497 सब क्लास 1 की, तो हमें इसके अंदर भी एज कितनी मिल रही है, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो अब यहाँ पर भी आप जुवेनाइल को तरजीह देंगे 18 ईयर्स पर, यानी 18 ईयर्स से कम का जो बच्चा होगा उसको बेल ग्रांट हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर केस लॉज मौजूद है कि अगर फॉर सपोज क्या कोर्ट आपको ये कहे कि बेल के चैप्टर के अंदर तो 16 ईयर्स है, लेकिन स्पेशल लॉ के अंदर 18 ईयर्स है, लेकिन अब हम बेल के चैप्टर को ही तरजीह देंगे, तो आप इस पर केस लॉ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आते, जो मेन पॉइंट है उन पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कि कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्दर फिर हम आते हैं किसकी तरफ, फर्दर हम आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बता दूं। प्रीवियसली 1 से 1.5 महीना पहले मैंने जब विज़िट किया जुवेनाइल जेल को, तो जुवेनाइल जेल के अंदर जाकर मैंने कोई एक्सपीरियंस लिया। जो वहाँ पर अक्यूज़ थे अंडर द एज ऑफ 13 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, तो मैंने कहा क्यों ना इनसे व्यूज़ ले जाएं कि किस किस ऑफेंसेस के अंदर ये यहाँ पर सज़ा काट रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने विज़िट किया, 1 डे का विज़िट था हमारा, नियर अबाउट कोई 1 ही घंटा हम वहाँ पर रहे, और हमने नियर अबाउट कोई 200 प्लस जो कि अक्यूज़ थे अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, 13 ईयर्स, 11 ईयर्स, उनका सर्वे किया एक किस्म का। तो जिन लोगों से, जिन भी जो अक्यूज़ पर्सनस थे, उनसे मेरा इंटरेक्ट हुआ, जुवेनाइल यूथफुल ऑफेंडर्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो पहले मैंने एक से इंटरेक्ट किया जिसकी एज थी अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स, नियर अबाउट कोई 10-11 ईयर्स का था। तो मैंने उससे पूछा कि आप किस ऑफेंस के अंदर यहाँ पर कन्विक्टेड हैं, किस ऑफेंस की सज़ा काट रहे हैं। उसने कहा कि मेरी सिस्टर के साथ एक शख्स ज़्यादती कर रहा था, उसके बाद मेरे फादर वहाँ पर आते हैं और उस शख्स को मार देते हैं। जब मेरे फादर ने उस शख्स को मार दिया, तो मारने के बाद मैं भी वहाँ पर आ गया, और मेरे वहाँ पर आने के बाद मैंने फ़ौरन से उस शख्स की बॉडी के ऊपर हाथ रखे, फिंगरप्रिंट्स मिल गए। फिंगरप्रिंट्स मिलने के बाद मैंने वो जिस चाकू से उसको मारा गया था वो भी हाथ में उठा लिया, जिसकी वजह से जो है मुझे भी सज़ा मिली और मेरे फादर को भी मिली। पहली चीज़। दूसरा, फिर एक और ऑफेंडर था, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि हम दोस्तों में आपस में जो है खेल कूद रहे थे, हमारे पास एक जो है क्या था, एक वेपन था, वेपन से खेलते खेलते मुझे गुस्सा आया और मैंने उस शख्स को मार दिया, उस दोस्त को मार दिया, यानी जुवेनाइल ने जुवेनाइल को मार दिया। जुवेनाइल टू जुवेनाइल मर्डर हो गया। अब जुवेनाइल, कुछ जुवेनाइल इस ऑफेंसेस के अंदर थे, जो मर्डर के ऑफेंसेस के अंदर थे, अबव द एज ऑफ 15 ईयर्स थे, वो जो है रेप के ऑफेंसेस के अंदर भी अंडर ट्रायल थे। ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर थे। और कुछ ऐसे ऑफेंडर्स भी थे जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे और यहाँ पर जो है पाकिस्तान ने उस पर बैंड लगा दिया, और फिर भी वो यहाँ पर थे, तो इस वजह से उनको बांदी बनाया हुआ, या फिर आप कह सकते हैं उनको रखा हुआ था जेल के अंदर, ताकि जैसे ही उनका रिलीज़ ऑर्डर आएगा तो फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी ऑफेंडर्स थे, लेकिन तकरीबन ऐसे ऑफेंडर्स थे जिनको ऑफेंस की पर्टिकुलर डेफिनेशन, ऑफेंस के बारे में हाव नाव भी नहीं थी। तो एक बच्चा जो मेंटली मैच्योर नहीं हुआ, उसका ट्रायल किस तरीके से चलेगा और कोर्ट उसको किस तरीके से डील करेगी, उस यूथफुल ऑफेंडर को, वो सारा कुछ हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 किस चीज़ की बात करते हैं, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी माइनर एक्ट्स हैं उन सब के जो भी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट है, वो आपने याद रख लेनी है। इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो क्या है, 22 मई 2018। पहले ये एक ऑर्डिनेंस था 2002 के अंदर, फिर ये कन्वर्ट हो गया एक्ट के अंदर 2018 के अंदर। ठीक है, डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले इट मे एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, डेफिनेशंस के अंदर जब हम आएंगे तो डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास चाइल्ड की डेफिनेशन मिल जाती है, और उसके बाद कोड मीन्स सीआरपीसी, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, और इसका जो ट्रायल है एज पर सीआरपीसी चलेगा, मजिस्ट्रेटेड ट्रायल। फिर उसके बाद डाइवर्जन। अब जो डाइवर्जन की डेफिनेशन है एज पर डी, मीन्स एन alternative process of determining the responsibility and treatment of a juvenile on the basis of his social, cultural, economical, psychological, educational background without restoring formal judicial proceeding। अब यहाँ पर डाइवर्जन के बारे में बताया गया कि कोई ऐसी अल्टरनेट प्रोसेस जिससे उस जुवेनाइल की ट्रीटमेंट की जा सके, जो कि क्या हो, कल्चरल भी हो, इकोनॉमिकल भी हो, या फिर साइकोलॉजिकल भी हो, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी बेस करती हो। अब वहाँ पर जब हम जेल के अंदर गए तो वहाँ पर हमने क्लासेस भी देखी, वहाँ पर हमने स्पोर्ट्स क्लब भी देखे,
वहाँ पर हमने एक बेसिक फैसिलिटीज़ जो बच्चों को देनी चाहिए वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ भी देखी, होते हुए भी देखी। अब आल दो कि वो हमारे सामने हो रही थी, हमारे पीठ पीछे हो नहीं हो वल्लाह आलम, लेकिन होते हुए हमने देखी। यानी कि रूम्स अवेलेबल थे, और अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है किसी हुनर के अंदर तो वो दर्जी का काम, ये इलेक्ट्रिशियन का काम वो भी वहाँ पर सीख सकता था। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बार खुद जाके विज़िट की थी। खैर डाइवर्जन का मतलब ये है कि जो एक यूथफुल ऑफेंडर को डिटरमाइन किया जाए और उसके ऊपर जो उसकी मेंटली फिज़िकली जो भी ट्रीटमेंट हो वो किस तरीके से की जाएगी। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो है मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी फेडरल भी आ गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आ गई। उसके बाद फिर आ जाता है गार्डियन। अब यहाँ पर गार्डियन की डेफिनेशन, गार्डियन एक्ट 1991 जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ की डेफिनेशन और यहाँ की डेफिनेशन को ज़रा कॉन्ट्राडिक्ट करें। इन रिलेशन टू अ जुनाइल मीन्स अ पेरेंट और अ पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गार्डियन बाय द कोर्ट और अ पर्सन हु हैज़ एक्चुअल केयर ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि गार्डियन के अंदर पेरेंट भी आ गया और अपॉइंटेड गार्डियन भी आ गया, दोनों किस्म के गार्डियन आ गए एज पर गार्डियनशिप एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हीनियस ऑफेंस। हीनियस ऑफेंस कौन सा आता है? यहाँ पर वर्ड्स अगर आपको याद नहीं होते, फिंगर टिप्स पे याद कर दें तो आप ये याद रखें GH, ठीक है, उसके बाद IKL, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। हीनियस ऑफेंस मीन्स हीनियस ऑफेंस का क्या मतलब है? हीनियस ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सीरियस, ग्रेमियस, ब्रूटल, sustainable or character in character or shocking to public morality and which is punishable under the PPC or any other law for a timing in force, death, imprisonment for life, imprisonment for the not for more than 7 years or with or without fine। यानी कि हीनियस ऑफेंसेस को हैं दिल दहलाने वाले जुर्म, वो जुर्म जिससे आम पब्लिक का दिल दहल जाए, ऐसे जुर्म जो कि आपने पहले कभी नेचर के ख़िलाफ़ हों, ऐसे जुर्म जो कि आपने पहले कभी ना सुने हो। लिस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है, अगर आप खुद अपने माइंड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑफेंसेस कई बार हुए हैं। और ऐसे ऑफेंसेस अगर जुवेनाइल करें तो वो हीनियस ऑफेंसेस के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब हम हीनियस ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एज पर जुवेनाइल एक्ट जो आगे चल के सेक्शंस हमें बताएंगे तो वो उनकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, नेक्स्ट डेफिनेशन किस चीज़ की आ जाती है? जुवेनाइल। फिर वही बात आ गई कि जुवेनाइल कौन होगा। ठीक है, जुवेनाइल की डेफिनेशन के अंदर हमें क्या पता? मीन्स अ चाइल्ड हु मे बी डेल्ट विथ एन ऑफेंस मैनर इन द डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट। यानी कि वो कोई ऐसा शख्स जो कि जिसको डील किया जाए इस तरीके से कि वो डिफर है, हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। और एडल्ट कौन होता है? एडल्ट की जो डेफिनेशन है वो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, आगे कौन सा डेफिनेशन कौन सी आ जाती है? जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल कोड मीन्स कोड इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 के अंदर हमें बता दिया गया है कि कोड की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी कौन सी होगी? तो जुवेनाइल जस्टिस की कमेटी जो बनाई जाएगी वो एज़ पर सेक्शन 10 बनाई जाएगी। उसके बाद मेजर ऑफेंसेस कौन से होते हैं? अब ये ऑफेंसेस की कैटेगरीज आ गई। देखें, जब आप कोई भी स्पेशल लॉ का कोई भी, एक मिसाल है कि कोई भी ऐसा टेस्ट दे रहे होते हैं वन पेपर जो कि लॉ से मिलता जुलता है, जैसे कि अक्सर ADPP के सवाल आते हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से ये डेफिनेशंस बड़ी आती हैं कि आप ये बताएं, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन हीनियस क्राइम एंड मेजर क्राइम्स एंड माइनर क्राइम्स। ये आपको डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो खैर यहाँ पर मेजर ऑफेंसेस के बारे में बताया, मीन्स एन ऑफेंस इन विच पनिशेबल अंडर पाक PPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इज मोर देन 3 years अप टू 7 years पनिशमेंट विद और विदाउट फाइन। यानी कि जो हमारे पास मेजर पनिशमेंट है, मेजर ऑफेंस है, तो इसकी जो सज़ा है वो 3 years से 7 years तक। ठीक है, विथ और विदाउट फाइन आ गई। ठीक है, विथ और विदाउट फाइन। उसके बाद आगे आ जाएं आप किसकी तरफ? मेडिकल ऑफिसर कौन होगा? मीन्स अ मेडिकल ऑफिसर नोटिफाइड एज एन
ऑफिसर बाय द गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब बाय रूल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोबेशन ऑफिसर। अब ये जो प्रोबेशन ऑफिसर है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन आर, इसने क्या बताया, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1960। अब ये जो प्रोबेशन एक्ट 1960 जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर बताया गया कि एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है एक प्रोबेटरी पीरियड के लिए, ठीक है, कि जब भी एक बच्चे को बाहर भेजा जा रहा है तो उस ड्यूरेशन के अंदर वो बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है ये सब उसको केयर आफ्टर करेगा। उसके बाद सुटेबल पर्सन, अब ये जो सुटेबल पर्सन की डेफिनेशन है यहाँ पर क्या बताया, मीन्स एनी पर्सन, ट्रस्ट, एसोसिएशन, सोसाइटी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हुज ऑब्जेक्ट इज वेलफेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। देखें, जब हमारे पास ऑफेंसेस कमिट होते हैं किसी भी यूथफुल ऑफेंडर से, तो उसके बाद वो बच्चे भेज दिए जाते हैं जेल के अंदर, तो क्या कोई सोसाइटी के अंदर जितनी भी हमारे पास एनजीओज़ वगैरह हैं, ट्रस्ट वगैरह हैं, तो क्या वो उनको हेल्प आउट करती हैं? नहीं करती। तो वो उनको हेल्प आउट करती हैं और वो फॉल करती हैं सुटेबल पर्सन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 लीगल असिस्टेंट्स, सेक्शन 3 लीगल असिस्टेंस के अंदर क्या बताया, एवरी जुवेनाइल और अ चाइल्ड हु इज अ विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस शैल हैव अ राइट टू लीगल असिस्टेंट एट एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। वर्ड क्या है, एट एक्सपेंस ऑफ स्टेट। जिनका कोई वकील नहीं होता तो सरकार उनको एक वकील करके देती है। A juvenile shall be informed about his rights available under the law by a legal petitioner within 24 hours or taking into custody। जब वो उसको कस्टडी में लाया जाएगा 24 आवर्स का जो पीरियड है उसके अंदर उसको बताया जाए कि उसके कौन कौन से राइट्स हैं और उसका लीगल क्या उसकी जो है रेमेडी है और उसका लीगल एडवाइज़र कौन है या फिर लीगल असिस्टेंट कौन उसको देगा। अ लीगल पिटिशनर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द जुवेनाइल कोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू द चाइल्ड विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस ऑफ अ जुवेनाइल शैल हैव एटलीस्ट 7 years स्टैंडिंग एट बार। यानी उसका जो एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए, 7 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। 7 years एक्सपीरियंस होगा तो ही वो लीगल असिस्टेंट उसको दे सकेगा। फिर आ जाए सेक्शन 4 की तरफ, जुवेनाइल कोड। अब जुवेनाइल कोड की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 4 ने हमें ये बताया, द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट शल बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट स्टेब्लिश और डेजिग्नेट वन और मोर जुवेनाइल कोर्ट्स। यानी जुवेनाइल कोर्ट्स अलग से सेपरेटली भी बनाई जा सकती हैं, बनाई जाएंगी लेकिन बनाई अभी तक नहीं गई। A juvenile court may be established one or more sessions division and the case of a juvenile court may hold trial of a case at such place of the high court may specify। यानी कि हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी कि उस जुवेनाइल का मुकदमा कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, ये सारा कुछ हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगी, लेकिन अभी तक सिंध के अंदर इसी को इकदाम नहीं लिए गए। उसके बाद 2% shall be appointed as a judge of a juvenile court unless he is or has been session judge or additional session judge or a judicial magistrate vested within powers of the section 30 of the CRPC code or practicing advocate who has at least 10 years standing। कितनी स्टैंडिंग हो, 10 years की स्टैंडिंग हो तो फिर वो भी जज बन सकता है। उसके बाद जुवेनाइल शल एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू ट्राई जुवेनाइल कोर्ट इन विच अ जुवेनाइल इज अक्यूज्ड कमीशन ऑफ ऑफेंस। यानी कि एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन भी है, अपने पावर से भी सुपरसीड कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंस का सब क्लास है, उसके बाद है ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस द जुवेनाइल कोर्ट शल डिसाइड अ केस विद इन 6 months। कितने मंथ्स के अंदर, 6 months के अंदर इसका केस डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। उसके बाद वेयर द केस इज नॉट डिसाइड विद इन 6 months ऑफ द टर्म ऑफ द सेक्शन 8 द जुवेनाइल कोर्ट शल सीक एक्सटेंशन फ्रॉम द हाई कोर्ट कंसर्न एक्सप्लेनेशन। यानी कि वो क्या करेगी, अगर 6 months के अंदर डिसाइड नहीं होता तो फिर वो एक्सप्लेनेशन देगी, और एक्सप्लेनेशन के अलावा क्या करेगी, एक्सप्लेनेशन के अलावा आपका रीज़न्स भी बताएगी किस रीज़न की वजह से उन्होंने जो है 6 months के अंदर मैटर को डिसाइड नहीं किया, ठीक है। आई होप सो कि आज के लिए इतना काफ़ी था, क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर था वो जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसके अंदर हमने आज
बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, डेफिनेशंस थी, वो हमने डिस्कस करनी थी, और क्रॉस रेफरेंसेस पढ़ने थे किसके, जुवेनाइल के, कि जुवेनाइल जैसे सिस्टम जो हमारे पास चल रहा है इस टाइम पे उसका प्रैक्टिकली क्या मैंने ओवरव्यू किया, या फिर आप भी जब कभी आपको टाइम मिले किसी जुवेनाइल का केस लीजिएगा तो फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से उस जुवेनाइल को ट्रीट किया जाता है बाय द कोर्ट, ठीक है, उसको किस तरीके से फ्री हैंड मिलता है बाय द कोर्ट, क्या वाकई में जो है एज पर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट उसके ऊपर ट्रायल चलता भी है या नहीं चलता। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें तब आपको सामने आएंगी जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकल आपको थ्योरी के अंदर कहीं भी काउंट होते हुए नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर बुक से अगर हम पढ़ लें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने खुद से कमेंट्री को बुक उठा लेनी है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की, और वो आपने खुद से पढ़नी है। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।